नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। देखिए, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया गया है। कई बैठकों में चुनावी रणनीति और रोडमैप पर भी चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे। संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों तक बैठकें पूरी हो चुकी है। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाने पर फोकस है। देखिए, बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, जिसमें फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति और रोडमैप तैयार किया गया है। संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों तक बैठकें भी हो चुकी हैं। पार्टी का फोकस सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर है। तो वहीं आगामी कार्यक्रमों में मंत्री, विधायक और सांसद जनता के बीच जाकर समस्याएं भी सुनेंगे। तो देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। कई बैठकें हो रही हैं और कहीं ना कहीं इस बता दें कि 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। सांसदों, विधायकों, साथ ही बता दें आपको कि जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो रही है। अभी बता दें आपको कि जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया है। कई बैठक में चुनावी रणनीति और रोडमैप पर भी चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे। संगठन स्तर पर भी मंडल अध्यक्षों तक बैठक पूरी हो चुकी है। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाने पर फोकस है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है, जिसमें फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति और रोडमैप तैयार किया गया है। अभी जो हमारे पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कि हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी एक योजना बनाई कि उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख की बैठक से लेकर हमने सभी मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद किया, जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया, अधिकारियों के साथ संवाद किया और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद और क्षेत्र के विधायकों के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद किया। और इस प्रकार की कुल हमारी 10 बैठकें अभी तक संपन्न हुई और इन बैठकों के माध्यम से बहुत सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से 2027 चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कई बैठकों में चुनावी रणनीति और रोड मैप पर चर्चा हुई है। क्या कुछ तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं और बैठक में क्या कुछ फैसले जो है वो देखने को मिले? देखिए, संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी पूरे 5 साल अपनी चुनावी तैयारियों में रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लगातार बैठकें भी कर रही है। तो इसी क्रम में पिछले दिनों जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर पूरे प्रदेश से जो गढ़वाल मंडल के आगामी कार्यक्रम थे उनको तय किया गया था और सांसद और विधायक और मंत्री उसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उसमें थे। सभी क्षेत्रों के सांसदों के साथ और जो विधायक मंत्रियों के साथ हुई बैठक में वहाँ स्थानीय जो फीडबैक था वो दिया गया। विकास का क्या स्थिति है, आगे कौन सी योजनाएं संचालित होनी है, किस तरह की तैयारियां सरकार की चुनावी दृष्टिकोण से चल रही हैं। काफी चर्चा हुई, रोडमैप भी तैयार हुए और सभी संगठन स्तर पर जो मंडल अध्यक्ष थे उनको भी बैठकों में शामिल किया गया था। मुख्य रूप से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके समाधान करने पर विशेष जोर इस बैठक में दिया गया था। इसी प्रकार आगामी कार्यक्रमों में सभी जो जनप्रतिनिधि, मंत्री और विधायक हैं उनके साथ साथ
जनता की क्या भागीदारी सुनिश्चित हो। बीजेपी की तरफ से 2027 चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो बैठकें उनकी तरफ से की जा रही है, चर्चाएं हो रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, देहरादून में एसआईआर का सामने आया है बड़ा आंकड़ा। 11,90,000 से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 5,47,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। 96,180 से ज्यादा मतदाताओं के डबल रजिस्ट्रेशन का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी और उत्तराखंड दोनों सूचियों में नाम मिले हैं। डबल रजिस्ट्रेशन वालों का घर घर सत्यापन होगा। देहरादून में एसआईआर को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। जिले में 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 5,47,617 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें करीब 3,96,000 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ा खुलासा 96,180 से ज्यादा डबल रजिस्ट्रेशन वाले मतदाताओं का है, जिनके नाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सूचियों में अब इनका घर घर सत्यापन होगा। प्रशासन ने फर्जी फॉर्म 7 पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, जो एसआईआर के आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें तमाम चीजें जो देखने को मिली है और आंकड़े साफ तौर पर ये भी दिखा रहे हैं कि डबल मतदाता भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, ये देहरादून से बताते हैं आपको कि एसआईआर का सामने आया है आंकड़ा और 11,90,000 से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई है। 5,47,00,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है। 96,180 से ज्यादा मतदाताओं के डबल रजिस्ट्रेशन का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। यूपी और उत्तराखंड दोनों सूचियों में नाम मिले हैं। हालांकि बता दें कि इस मामले में डबल रजिस्ट्रेशन वालों का घर घर सत्यापन होगा। देहरादून में एसआईआर को लेकर ये बड़ा आंकड़ा है सामने आया है। जिले में 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दी है। तो वहीं 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। करीब 3,96,000 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो ये बड़ा खुलासा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, कोटद्वार में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। एमएलए रितु खंडूरी भूषण ने कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। लखपति दीदी अभियान को भी अहम पहल बताया गया है। देखिए, बड़ी खबर बता दें कि इस मामले में कोटद्वार में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। एमएलए ऋतु खंडूरी भूषण ने कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। लखपति दीदी अभियान को अहम पहल बताया है। कई मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और वरिष्ठता का जिक्र किया। कहा कि वरिष्ठता के लिहाज से मेरा कद सबसे ऊंचा है। देखो ना, राम सिंह खेड़ा मेरा चेला आज मंत्री हो गया। धन सिंह भी मेरा ही चेला, वो भी मंत्री हो गया। भरत सिंह चौधरी को मैंने 2012 में पूरी तरह हराया था जमा उसको, वो भी आज मंत्री हो गया। वो प्रदीप बत्रा भी रोज मेरे यहाँ बैठा रहता, वो मंत्री हो गया। तो अब जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो गया, धन सिंह मेरा चेला वो भी मुख्यमंत्री हो गया, तीरथ मेरा चेला वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो ना, आज गोदयाल भी मेरा छोटा भाई है। 2002 में राजनीति में आया, प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष है। अगर मंत्री की सीनियरिटी देखी जाए तो केवल हरबंस कपूर जी चले गए, ज्यादातर लोग चले गए। निशंक जी 98 में बने मंत्री उत्तर प्रदेश में। अब सबसे पुराना मंत्री उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उत्तराखंड में मंत्री के।
तो देखिए, कोटद्वार में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। पहले ऋतु बता दें कि भूषण ने कार्यक्रम में शिरकत की है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। लखपति दीदी अभियान को अहम पहल बताया है। कोटद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड और कोटद्वार विधायक ऋतु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लखपति दीदी अभियान को महिलाओं के आय बढ़ाने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक जरूरी पहल भी बताया है। तो मौके पर पहुंची थी और इन्होंने बयान भी दिया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी उन्होंने बात की है। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन के साथ साथ आपदा से किसानों की जमीन को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से अलग हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के बाद खेती संभव हो जाती है, लेकिन पहाड़ों में भूस्खलन और नदी नाले में बहाव से जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। विधायक ने कहा है कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। पहाड़ों में आपदा से किसानों की जमीन बर्बाद हो रही है। बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने चिंता जताई। भूस्खलन से दोबारा खेती मुश्किल होने की भी बात उन्होंने रखी। साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे की भी मांग की बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। सरकार राहत और मुआवजे के लिए प्रयासरत है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। अभी तक कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनी हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो जो प्लेन में है वो खेती वहीं पे रह जाती है और पानी सूख जाता है, फिर लोग जो है काश्तकार जो है दोबारा अपनी जमीन को कमाता है। लेकिन पहाड़ की स्थिति अलग है। पहाड़ में अगर गदरे बढ़ गए, नदी बढ़ गए या कहीं से स्लाइड हो गया तो पूरी जमीन तहस नहस हो जाती है और दोबारा वहाँ पे जमीन दिखती नहीं कि यहाँ पे कभी जमीन दे दी, और उनको बहुत कम मुआवजा मिलता है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। लगातार इसके लिए प्रयास उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो अनुदान राशि जब खेत बह जाते हैं काश्तकार के, वो बेचारा जो है। तो देखिए, देहरादून में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम में बड़ा दावा किया है। नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे के मुताबिक पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जल भराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बता दें कि बिंदला समेत प्रमुख क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनका कहना है कि जहां जल भराव हो रहा है वहां करीब आधे घंटे में पानी निकल रहा है। आयुक्त ने ड्रेनेज क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई और कहा कि सिंचाई विभाग ने इसके लिए विस्तृत योजना भी तैयार की है। जल भराव पर नगर निगम का ये बड़ा दावा। पिछले वर्षों के मुकाबले स्थिति में सुधार हुई है। आधे घंटे में पानी निकालने का दावा जो है वो बता दें इसमें कि सफाई व्यवस्था पर भी फोकस है। कमजोर ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने बड़ी चुनौती बताई है। ड्रेनेज सुधार के लिए विस्तृत योजना तैयार हो रही है, उनकी तरफ से कहा गया है। बढ़ती है, आबादी बढ़ती है देश का। इस समय जो मानसून की स्थिति है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बार नगर निगम द्वारा रिस्पना बिंदाल में जबरदस्त सफाई कराया गया और देखेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में वाटर लॉगिंग बहुत कम हो गई है। लेकिन कुछ जगह समस्याएं हैं, जैसे आप प्रिंस चौक में देखिए, रिस्पना पे देखिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं PWD से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। नगर निगम ने करीब 29 जगहों पर जो है डी वाटरिंग पंप लगा रखे हैं, फ्लोटिंग पंप लगा रखे हैं। तो इस साल अपेक्षाकृत काफ़ी कम जो है वाटर लॉगिंग है, और कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो आधे घंटे 1 घंटे में पानी निकल जा रही है, और विशेषकर नालियों की कैपेसिटी। तो उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को नई रफ्तार मिलने वाली है। प्रवासियों के घर पर वापसी के लिए सीएम धामी सख्त हो चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। बैंक और दफ्तरों के चक्रों से राहत मिलने वाली है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार पर फोकस रहेगा।
पलायन निवारण आयोग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने और प्रवासियों की घर वापसी को रफ्तार देने के लिए सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने साफ कहा है कि गांवों में रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर सुविधाएं देकर रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने योजनाओं के सरलीकरण पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता को दफ्तरों और बैंकों के चक्कर न काटने पड़े। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश जो है वो इनकी तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं बता दें कि सीएम उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश के विकास के लिए सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। देहरादून में खुलेगा राज्य स्तरीय विपणन केंद्र। सीएम धामी बोले कि रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। 13,000 उद्यमियों और 8,000 महिलाओं को संबल मिला। देखिए, हाउस ऑफ हिमालय से वैश्विक पटल पर छाएंगे उत्पाद। पहाड़ का विकास और रिवर्स पलायन सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेश के 13 जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए देहरादून के आईटी पार्क में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। सीएम ने बताया कि योजना के जरिए अब तक करीब 13,000 से ज्यादा उद्यमियों और 8,000 से ज्यादा महिला उद्यमियों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। चाहता हूं कि हमारी असली सफलता तब होगी जब हमारे उत्पाद गांव से निकलकर बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे। दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, बंबई जाएंगे, देश के बड़े शहरों में पहुंचेंगे और दुनिया के बाजारों में भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और इसी दिशा में काम करते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम का जो एम्ब्रेला ब्रांड है उसकी नींव रखी है। अब हाउस ऑफ हिमालय थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन इसमें हिमालय है। हिमालय कहाँ है? हिमालय हमारे यही है। और जब भी कोई हिमालय की बात आएगी। चंपावत के टनकपुर में बता दें कि सिडकुल की स्थापना की दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में राजस्व, उद्योग, वन सिंचाई और सिडकुल के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने फागपुर क्षेत्र में करीब 30 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम ने जमीन की स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों, वन क्षेत्र और औद्योगिक विकास से जुड़े जरूरी पहलुओं का जायजा लिया है। तो टनकपुर में सिडकुल स्थापना की दिशा में बड़ी पहल देखने को मिल रही है। 30 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण हुआ। संयुक्त टीम ने परखी औद्योगिक विकास की संभावनाएं, सिडकुल से रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन ने कदम आगे बढ़ाया। तो वहीं चंपावत विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 5 ग्राम पंचायत में करीब 6.62 किलोमीटर की बता दें कि इंटरलॉकिंग मार्गों के निर्माण के लिए शासन ने करीब 4 करोड़ 37 लाख और 80 हजार से रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में काम शुरू कराने के लिए 2 करोड़ 62 हजार और 70,200 रुपए की पहली किश्त जो है वो जारी कर दी गई है। बनबसा, सैलानी गोठ और बता दें कि उचोली गोठ में ये मार्ग बनाए जाएंगे। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में अब आवागमन आसान होंगे और बता दें कि लोगों को सड़क संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
तो वहीं टनकपुर के कैलाश गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका खिलाड़ियों की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया हुई है। इनमें बता दें कि 14 से 23 वर्ष की 75 से ज्यादा बेटियों ने हिस्सा लिया है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, हॉकी, फुटबॉल समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखल दिखाया है। बता दें कि दौड़, जंप, शटल रन और मेडिसिन बॉल थ्रो जैसे फिटनेस टेस्ट के जरिए खिलाड़ियों की क्षमता परखी गई है। चयनित खिलाड़ी अब योजना के अगले चरण में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो टनकपुर से खबर बता रहे थे। उत्तराखंड दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 स्थित काली मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड सभासद सविता बैरागी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा, बता दें कि पूर्व चेयरमैन काबल सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने पौधारोपण किया है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और आगे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने का संकल्प लिया गया। गुंजन सुखीजा ने कहा कि पौधा लगाना नहीं है बल्कि उसकी नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने और अधिक से अधिक पौधा लगाने की जो अपील है वो उनकी तरफ से की गई है। तो एक पेड़ इन वृक्षों के माध्यम से किस प्रकार हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं और किस प्रकार से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके और किस प्रकार से इन वृक्षों के माध्यम से हम सब लोग प्रकृति को सुरक्षित करते हुए इस वातावरण को भी स्वच्छ रखने का कार्य करें। इसका एक बहुत बड़ा संदेश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से। तो वहीं ज्योतिर्मठ में यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। देखिए, अगस्त के पीक सीजन में घाटी रंग बिरंगे अल्पाइन फूलों की खूबसूरती से सैलानियों को आकर्षित कर रही है। जापान, थाईलैंड, कोरिया समेत यूरोपीय देशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उप वन संरक्षक यश डोबले के मुताबिक इस वर्ष अब तक करीब 22,000 पर्यटक घाटी पहुंच चुके हैं, जो कि 2025 की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। पर्यटकों के लिए घाटी 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। विदेशी सैलानियों से गुलजार हुई है ये घाटी और अब तक करीब 22,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। 2025 के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा पर्यटक जो है वो पहुंचे हैं यहाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय ही नहीं बट वैश्विक धरोहर है। इसको यूनेस्को द्वारा भी सम्मानित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए हैं घाटी में। 1 जून से लेकर अभी तक करीब 22,000 पर्यटक घाटी विजिट कर चुके हैं। इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि इस बार थोड़ा मौसम साफ रहा है, जिससे पर्यटकों को आसानी रही है यहाँ तक आने में। इसके ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए, उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।